जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर फर्स्ट का महासंग्राम रिवीजन क्लास सेकंड देखेंगे। फर्स्ट हमने आपको पहले ही लेक्चर दे दिया है, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप उसको चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। हमने पहले ही बताया था आपको जो भी क्लासेस हैं, आपकी जो भी सब्जेक्ट हैं, हर एक सब्जेक्ट की आपके महासंग्राम रिवीजन क्लासेस आपको एग्ज़ाम से पहले दी जाएंगी। और हमने यह भी आपको टेलीग्राम चैनल पर बताया है कि 2 क्लासेस हर एक सब्जेक्ट की दी जाएंगी। जैसे कि आपके सब्जेक्ट में 4 यूनिट हैं तो उसमें से 8 यूनिट हैं, तो 4 यूनिट का एक वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो दी जाएगी और लास्ट के जो 4 यूनिट हैं उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो है वो नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। इस प्रकार से हर एक सब्जेक्ट का आपका 2 लेक्चर आने वाला है, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। महासंग्राम रिवीजन क्लास का मतलब आप समझते हैं कि हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट जो है उसको आपको बताया जाएगा। 2 वीडियो हमने आपको पूछा था, एक लेक्चर में सभी क्वेश्चन दे दिया जाए या 2 लेक्चर में, तो आपने बताया था 2 लेक्चर में, क्योंकि वीडियोज़ लंबी हो जाती हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा जो पेपर फर्स्ट है उसका यूनिट 5 से इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको पेपर फर्स्ट का ये पहला जो रिवीजन क्लास नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ नोट्स जो है प्रिंटेड फॉर्म में आपको दे दिया जाएगा, आप अच्छे से रिवीजन भी कर पाएंगे। तो बने रहिए चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रश्न हमारा है सतत विकास क्या है। हमारा 5वां यूनिट का पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो जाता है, सतत विकास क्या है। यह आप शब्द पहले भी सुन चुके होंगे, लेकिन यह आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ बताया जाएगा। एक ऐसी दूरदर्शी योजना जो मानव विकास, आर्थिक वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण के समावेश से विकास का आवाहन करती है, अर्थात मानव विकास को भी साथ लेकर चलती है, आर्थिक वृद्धि को भी, और पर्यावरण संरक्षण सबको एक साथ लेकर यह विकास कार्य करती है। उसे हम क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। यह ऐसी प्रक्रिया है जो भविष्य में पीढ़ी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने पर जोर देती है। अर्थात अभी जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं उसको हम इतना ज़्यादा उपयोग न करें जिससे कि हमारे भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी है उसको उस संसाधन जो है न मिल पाए। जैसे कि कोयला है, कोयला को हम बहुत कम मात्रा में यूज करें, अधिक से अधिक उसका दोहन न करें जिससे आने वाली पीढ़ी भी उसका यूज कर सके। ऐसे ही जो भी पारिस्थितिकी तंत्र है हमारा या पर्यावरण है हमारा, उसको हमें बचा के रखना है, अधिक प्रदूषण नहीं करना है, जिससे भविष्य में सभी जो हमारी पीढ़ी आए उनके लिए भी यह सभी चीज़ें सुरक्षित रहें। तो यह होता है सतत विकास। सतत विकास का अगला प्रश्न है हमारा, सतत विकास का महत्व। सतत विकास हमें पर्यावरण को संरक्षित करने, जैव विविधता की रक्षा करने, जलवायु परिवर्तन को कम करने, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक समावेशिता को बढ़ावा देने, दीर्घकालीन आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की अनुमति देता है। अर्थात जलवायु परिवर्तन एक प्रकार से जितनी तेजी गति से इस समय हो रहा है, आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन हो जाएगा, जिससे लोगों को एक प्रकार से जीवन यापन करने में भी थोड़ी समस्या होने लगेगी और धीरे धीरे वह समस्या बढ़ती जाएगी। तो हमें इस जलवायु परिवर्तन को कम करना है, किसके तहत, सतत विकास के तहत। सतत विकास में यह कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन को कम करना है, गरीबी उन्मूलन करना है, सामाजिक समावेशिता को बढ़ावा देना है, और जो आर्थिक विकास है ऐसा ना हो कि हम अभी आर्थिक विकास इतना ज़्यादा कर लें कि आने वाली पीढ़ी जो है वह आर्थिक विकास क्या, आर्थिक स्थिति उसकी खराब हो जाए। तो हमें दीर्घकालीन आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, सतत विकास यह कहता है। यदि हम उनका आर्थिक रूप से उपयोग करें तो विकास के लिए हमारी वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पृथ्वी के पास पर्याप्त संसाधन हैं। तीसरा प्रश्न है, सतत विकास की अवधारणा किसने दी। सतत विकास की अवधारणा जो है 1983 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित जो ब्रेटलैंड आयोग है उसकी यह परिकल्पना थी। कब, 1983 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो स्थापित की गई थी ब्रेटलैंड आयोग, उसने सतत विकास की अवधारणा का परिकल्पना किया हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, सतत विकास के लक्ष्य क्या क्या हैं। सतत विकास का लक्ष्य हमारी दुनिया को बदलना है,
वे गरीबी असमानता को समाप्त करने, ग्रहों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई का आह्वान करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ, न्याय और समृद्धि का आनंद ले सकें। ये हो गया सतत विकास के लक्ष्य। सतत विकास की आवश्यकता क्यों होती है? सतत विकास की आवश्यकता जो है, गैर प्रदूषणकारी नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों का विकास। एक प्रकार से जो प्रदूषण करते हैं उन सभी संसाधनों का, उन सभी ऊर्जा का हम कम प्रयोग करें जो गैर प्रदूषणकारी हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो इन सभी चीज़ों का विकास हमें करना है। इसकी अगला है कि जनसंख्या स्थिरीकरण करनी है, एकीकृत भूमि योजना आयोग योजना लानी है, स्वस्थ फसल भूमि तथा घास का मैदान, जैविक विविधता का संरक्षण, जल और वायु में प्रदूषण का नियंत्रण, कचरे और अवशेषों का पुनः चक्रण हमें करना है। अगला प्रश्न है, सतत विकास के 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? सतत विकास के 3 स्तंभ जो हैं, आर्थिक स्थिरता, सामाजिक स्थिरता और सांस्कृतिक स्थिरता हैं। कौन कौन से? आर्थिक स्थिरता, सामाजिक स्थिरता और सांस्कृतिक स्थिरता, ये सतत विकास के 3 स्तंभ माने जाते हैं। 7वां प्रश्न है, सतत विकास के मूलभूत विचार क्या हैं? सतत विकास के मूलभूत विचार हैं नवीकरणीयता, प्रतिस्थापन, अंतर्निर्भरता और अनुकूलनशीलता और संस्थागत प्रतिष्ठता। ये क्या है? मूलभूत विचार हैं किसके? सतत विकास के। सतत विकास के मानक की बात करें तो अंतर पीढ़ीगत समता, अंतरा पीढ़ीगत समता, लैंगिक असमानता और वहन क्षमता, ये सभी सतत विकास के मानक माने जाते हैं। 9वां प्रश्न है, सतत पोषणीय विकास के लिए अपनाई जाने वाली कार्यनीति कौन कौन सी है? पहली है आर्थिक विकास का पुनरुत्थान, जनसंख्या का सतत पोषणीय स्तर पर सुनिश्चित करना। तीसरा है मनुष्य का आवश्यकताओं को पूरा करना, वृद्धि की गुणवत्ता को बदलना, संसाधनों के आधार को सुरक्षित रखना और बढ़ाना, तकनीक का पुनः अनुकूलन और जोखिम प्रबंधन करना, निर्णय लेने में पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को मिलाना। ये सभी क्या चीज़ें हैं? ये सभी सतत पोषणीय विकास के लिए अपनाई जाने वाली कार्य नीतियां हैं। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, विकसित देश की परिभाषा क्या होती है? विकसित देश किसे कहते हैं? विकसित देश ऐसे देश हैं जहां पर लोगों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, देश के सकल घरेलू उत्पाद का स्तर ऊंचा होता है, उच्च तकनीकी विकास होता है, लोगों का जीवन स्तर उच्च स्तर का होता है और देश की आधारभूत संरचना का विकास जो है बहुत अच्छा होता है। ऐसे जो देश हैं जिनका प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है, एक प्रकार से सकल घरेलू उत्पाद जो होता है वह ऊंचा होता है, उनकी रहन की अच्छी तकनीक, अच्छी एक प्रकार से रहन सहन की उनकी व्यवस्था है और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होता है। तो ये सभी चीज़ें कहाँ होती हैं? विकसित देश में होती हैं। विकासशील देश कैसे होते हैं? विकासशील देशों में इन सभी चीज़ों को पाने के लिए वह अग्रसर होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 11वां प्रश्न, जो कि आपका यूनिट 6 यहाँ पर स्टार्ट होता है। यूनिट 5 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने देख लिए। यूनिट 6 का पहला आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सस्टेनेबिलिटी का अर्थ क्या होता है? सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट आपने पढ़ लिया, सतत विकास, लेकिन एक शब्द सस्टेनेबिलिटी का क्या अर्थ होता है? अर्थात स्थिरता। स्थिरता हमारे समाज की भविष्य में रहने के लिए आवश्यक सभी प्राकृतिक संसाधनों को समाप्त किए बिना अस्तित्व में रहने और विकसित होने की क्षमता है। सतत विकास व्यवस्था रूपरेखा के कार्यान्वयन और वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय संस्थाओं के समर्थन इसे दीर्घकालिक लक्ष्य प्राप्त करने का समर्थन करता है। यह तो सस्टेनेबिलिटी है। स्थिरता से क्या आशय है? स्थिरता एक सामाजिक लक्ष्य है जो लोगों के भविष्य में पृथ्वी पर अच्छी तरह से निवास करने की क्षमता से संबंधित है। स्थिरता प्रायः जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की हानि सहित प्रमुख पर्यावरणीय समस्याओं का मुकाबला करने पर केंद्रित होता है। अगला प्रश्न क्या है हमारा? सतत विकास में लिंग और नेतृत्व, अर्थात जो एक प्रकार से असमानता पाई गई है, जो महिलाओं को आगे न लाने के लोगों के विचार हैं, इसके प्रति सतत विकास में क्या है कि महिलाओं की नेतृत्व क्षमता और उसमें आने वाली बाधाओं पर ध्यान करते हुए लिंग और सतत विकास की जांच की गई है, जबकि सतत विकास में नेतृत्व की भूमिकाएं समय के साथ साथ अधिक विचित्र हो गई हैं। अगला प्रश्न क्या है? सतत विकास की प्राप्ति के लिए आवश्यक कदम कौन कौन से हैं? अर्थात सतत विकास हो ऐसा कब हो सकता है? कौन से कदम हम लें कि सतत विकास हमारा हो?
पहला है कि साधन दक्ष तकनीकी होनी चाहिए। दूसरा है पर्यावरण मित्र ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहिए, अर्थात जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए ऐसी ऊर्जा का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा है सूर्य किरणों को सौर ऊर्जा व विद्युत ऊर्जा में बदलना। चौथा है जैविक खेती को बढ़ावा देना, अर्थात जो रासायनिक चीज़ें आ गई हैं, खाद आ गई है, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल जो है वह कम कर देना। और अगला है हमारा पांचवा अपशिष्ट पदार्थों का पुनर्चक्रण। और छठा है हमारा रासायनिक अपशिष्ट के निपटान पर कड़े कानून, अर्थात जो रासायनिक अपशिष्ट हैं उनका अच्छे से निपटान किया जाए। ये हो गया हमारा सतत विकास। अब हम देखेंगे पर्यावरण संकेतक क्या है। पर्यावरण संकेतक वे सरल उपाय हैं जो हमें बताते हैं कि पर्यावरण में क्या परिवर्तन हो रहा है। पर्यावरण संकेतक एक संख्यात्मक मान है जो पर्यावरण या मानव स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करने में मदद करता है। संकेतक मात्रात्मक माप या पर्यावरणीय स्थिति के कारण आंकड़ों के आधार पर विकसित किए जाते हैं जिन्हें समय के साथ ट्रैक किया जाता है। पर्यावरण संकेतक एक प्रकार से ऐसा है कि पर्यावरण में जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, संसाधन हैं, पर्यावरण की एक प्रकार से जो स्थिति है उसको बताती है यह पर्यावरण संकेतक। पर्यावरण संकेतकों को स्थानीय से लेकर क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर तक विभिन्न भौगोलिक पैमाने पर विकसित और उपयोग किया जा सकता है। अगला है सामाजिक आर्थिक संकेतक। सामाजिक आर्थिक संकेतक किसी देश में स्वास्थ्य परिदृश्य को समझने के लिए पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। सामाजिक आर्थिक संकेतकों पर यह अनुभाग शिक्षा, लिंग, गरीबी, आवास सुविधाएं, रोजगार और अन्य आर्थिक संकेतकों पर डेटा प्रदान करता है, अर्थात इस देश में कैसे आवास की सुविधाएं दी जा रही हैं, रोजगार की क्या सुविधाएं हैं, कितने प्रतिशत लोगों को रोजगार मिल रहा है, ये सभी चीज़ें सामाजिक आर्थिक संकेतक के अंतर्गत बताया जाता है। अगला है हमारा सामाजिक संकेतक से क्या आशय है। सामाजिक संकेतक ऐसे संकेतकों का समूह है जो रोजगार को बढ़ावा देने, गरीबी से निपटने रहने और काम करने की स्थिति में सुधार, बहिष्कार का मुकाबला करने, मानव संसाधनों को विकसित करने आदि के लिए डिजाइन किए गए हैं। नीतिगत उद्देश्यों की दिशा में प्रगति को मापते हैं। बहुत ही आसान भाषा में, सरल भाषा में ये लिखा गया है, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। बस आप ध्यान से सुनते रहिए, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। कोई भी डाउट रह जाए आपके मन में कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और किसी अन्य विषय का आपको रिवीजन क्लास चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, आपके लिए उस सब्जेक्ट की भी लाई जाएंगी। अधिक से अधिक हम मेहनत करते हैं आपके लिए, आपके अच्छे तैयारी के लिए। तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर किया करिए जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। अगला हम देखेंगे प्रश्न, हमारा 18वां प्रश्न है, सामाजिक संकेतक कितने होते हैं। सामाजिक संकेतक जो होते हैं वह 6 डोमेन में तैयार किए जाते हैं। कौन कौन से? आर्थिक, जनसांख्यिकीय, नागरिक, सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण तथा ऊर्जा। ये 6 प्रकार के सामाजिक संकेतक होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 19वां प्रश्न, जीवन चक्र मूल्यांकन। जीवन चक्र मूल्यांकन क्या होता है? जीवन चक्र मूल्यांकन एक स्थिरता का समग्र उपाय है। यह अपने जीवन के सभी चरणों के माध्यम से उत्पादों और सेवाओं के पर्यावरणीय प्रदर्शन का विश्लेषण करता है। कच्चे माल को निकालना, संसाधित करना, विनिर्माण, परिवहन, वितरण, उपयोग, पुनः उपयोग, रख रखाव, पुनर्चक्रण और अंतिम निपटान, इन सभी चीज़ों में पुनर्चक्रण में आता है। अगला हमारा प्रश्न है विकास स्थिरता दृष्टिकोण। अस्थायित्व अंतर्राष्ट्रीय विकास परियोजनाओं के लिए प्रासंगिक है। अस्थायी, आपातकालीन और मानवीय राहत प्रयासों के अलावा सभी विकास सहायता को टिकाऊ लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से डिजाइन और कार्यान्वित किया जाना चाहिए। विकास स्थिरता को प्रभावित करने के लिए 10 प्रमुख कारक होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय सौर सहयोग। इंटरनेशनल सोलर अप्लायंस पहला संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है, और इसमें 83 हस्ताक्षरी देशों को लेकर इस संगठन ने पारिस्थितिकी प्रणाली तैयार की है। वर्ष 2030 तक इस संगठन द्वारा 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि जुटाकर सदस्य देशों की मांगों के लिए भावी सौर ऊर्जा उत्पादन, भंडारण एवं प्रौद्योगिकियों के लिए मार्ग प्रशस्त करना है। यह जो इंटरनेशनल सोलर अप्लायंस है, यह पहला मुख्यालय भारत में ऐसा है जो कि 83
देश उसमें शामिल हैं, मिलकर एक संगठन बनाए हुए हैं और जिसका एक उद्देश्य है 2030 तक यह संगठन जो है 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर राशि को एकत्रित करेगी और देश जो विभिन्न हैं उनकी मांगों के अनुसार सौर ऊर्जा उत्पादन, भंडारण और प्रौद्योगिकी के लिए वह मार्ग बनाएगी। अगला प्रश्न हमारा है 22वां प्रश्न, सतत आर्थिक कल्याण सूचकांक। यह सूचकांक 1989 और 1994 के बीच हरमन डेली और जॉन कॉब द्वारा डिजाइन किया गया था। यह समय के साथ एक देश की आबादी और उसके स्तरों की भलाई की स्थिरता के लिए संख्यात्मक मूल्यांकन के साथ स्थापित होता है। अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक। यह सूचकांक मानव विकास के आयामों में प्रत्येक देश की उपलब्धियों का मूल्यांकन करता है, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक धन। स्वास्थ्य को जन्म के साथ जीवन प्रत्याशा के माध्यम से मापा जाता है। शिक्षा वयस्क साक्षरता दर के माध्यम से 3 स्तरों प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर और अनिवार्य शिक्षा द्वारा आवश्यक वर्षों में शिक्षा में नामांकन की संयुक्त दर होती है। मानव का किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में विकास हो रहा है इसका इसमें सूचकांक होता है। अगला प्रश्न हमारा 24 नंबर, क्षेत्रीय नियोजन का क्या अर्थ है। क्षेत्रीय नियोजन का अर्थ यहाँ से आपका हो जाता है 8 यूनिट, लास्ट यूनिट 8वां यूनिट जो है वो आपके स्टार्ट होते हैं और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप देखेंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अधिक से अधिक और बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आप टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, आपको तुरंत जो है इसका PDF दिया जाएगा। अच्छे से रिवीजन कीजिए, तैयारी अच्छी कीजिए और पेपर तक इसके बाद आपको एक प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर भी दे दिया जाएगा जिससे पता चल जाएगा कितना इम्पोर्टेंट आपके लिए ये सभी चीज़ें हैं। अगला प्रश्न हमारा है क्षेत्रीय नियोजन का अर्थ। विकास में क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए योजनाओं या कार्यक्रमों का निर्माण और कार्यान्वयन इसमें किया जाता है। क्षेत्रीय नियोजन को स्थानिक रूप से सीमित क्षेत्र, आर्थिक, सामाजिक और भौतिक संसाधनों के एकीकृत प्रबंधन के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है क्षेत्रीय योजना क्या होता है। क्षेत्रीय योजना का अर्थ है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि कृषि, सिंचाई, विनिर्माण, बिजली निर्माण, परिवहन, संचार, सामाजिक बुनियादी ढांचे और सेवाओं के विकास के उद्देश्य से योजनाओं या कार्यक्रमों के सेट का निर्माण या कार्यान्वयन करना। अगला प्रश्न है 26 नंबर, भारत में क्षेत्रीय नियोजन कब शुरू हुआ। जो भारत में जो है क्षेत्रीय नियोजन कब शुरू हुआ। भारत में क्षेत्रीय नियोजन की शुरुआत 1951 से हुई जब पहली पंचवर्षीय योजना आरंभ की गई। इसमें कृषि क्षेत्र को विशेष महत्व दिया गया। पहली पंचवर्षीय योजना के साथ ही क्षेत्रीय नियोजन की शुरुआत हुई थी और वह कब हुई थी, 1951 में हुई थी। अगर हम बात करें भारतीय नियोजक के जनक कौन हैं, तो भारतीय नियोजक के जनक सर एम विश्वेश्वरैया को उनके उल्लेखनीय कार्यों एवं भारत में आर्थिक विकास की रूपरेखा तैयार करने के कारण भारतीय आर्थिक नियोजन का जनक किसे कहा जाता है, सर एम विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय नियोजन के संस्थापक। राष्ट्रीय नियोजन के आधिकारिक प्रयोग की जड़ें सोवियत रूस की बोल्शेविक क्रांति 1917 में है। औद्योगिकरण की गति से असंतुष्ट जोसेफ स्टालिन ने 1928 में सोवियत संघ के केंद्रीय नियोजन जो कि राष्ट्रीय नियोजन की नीति का घोषणा करते हैं। कौन, जोसेफ स्टालिन। कब, 1928 में, क्योंकि वह अपने देश के औद्योगिकरण की गति से असंतुष्ट है, अर्थात जो औद्योगिकरण उनका हो रहा था बहुत ही धीमी गति से हो रहा था, इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय नियोजन, केंद्रीय नियोजन की नीति की घोषणा की हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा पंचवर्षीय योजना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। देश के विकास हेतु भारत सरकार ने योजना आयोग की स्थापना की और देश के सर्वांगीण विकास हेतु सोवियत संघ की सप्तवर्षीय योजना से प्रेरणा प्राप्त करके भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत देश के क्रमबद्ध विकास का निर्णय लिया। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56 का आरंभ हुआ 1 अप्रैल 1951 को। इसकी प्रेरणा कहाँ मिली थी, पंचवर्षीय योजना को स्टार्ट करने की प्रेरणा उन्हें सोवियत संघ के जो सप्तवर्षीय योजना उन्होंने चालू की थी उससे उन्हें मिली थी और यह शुरू हुई 1951 में। कब, 1 अप्रैल को, जो कि 1951 से 1956 तक चली थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे 30वां प्रश्न, राष्ट्रीय स्तरीय नियोजन क्या है।
इसके निर्माण एवं क्रियान्वयन के लिए योजना आयोग का गठन किया गया। देश का प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। इसका एक उपाध्यक्ष होता है जो प्रधानमंत्री की व्यस्तता को देखते हुए इसका मुख्य रूप से कार्य संचालन करता है। अगला प्रश्न हमारा है 31 नंबर, राज्य स्तरीय नियोजन। राज्यों में राज्य स्तरीय क्रियान्वयन हेतु राज्य योजना बोर्ड गठित किया जाता है जो विभिन्न मंत्रालयों तथा जनपदों की विकास योजनाओं का समन्वय करता है। यह राज्य स्तरीय योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने तथा संसाधनों का विनियोजन हेतु योजना आयोग से निर्देश भी प्राप्त करता है। 32वां प्रश्न आपका है जनपद स्तरीय नियोजन। यह जनपद स्तर पर क्रियाशील योजना होती है। राज्य के नियोजन हेतु जनपद को सर्वाधिक न्याय संगत तथा उपयुक्त इकाई के रूप में स्वीकार किया गया। जनपद स्तरीय नियोजन का पर्यवेक्षण जिला परिषद तथा उसके चेयरमैन द्वारा किया जाता है। 33वां और आपका अंतिम प्रश्न है विकास खंड स्तरीय नियोजन। विकास खंड को सूक्ष्म स्तरीय नियोजन की महत्वपूर्ण इकाई माना जाता है। विकास खंडों का निर्माण जो है वह सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकास योजनाओं के पर्यवेक्षण द्वारा क्रियान्वयन हेतु किया जाता है। 5वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार तथा ग्रामीण विकास पर बल देने के उद्देश्य से विकास खंड स्तर के नियोजन को प्राथमिकता दी गई थी। इस प्रकार के आपके जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जियोग्राफी पेपर फर्स्ट बीए 5th सेमेस्टर के आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। पेपर सेकंड आपका तब आएगा जब आप कमेंट करेंगे, आपको उसकी आवश्यकता होगी क्योंकि आप लोग कमेंट अधिक से अधिक जो है टेलीग्राम ग्रुप पर कह देते हैं कि सर क्लासेस बनाइए, लेकिन हमने देखा कि देखते बहुत कम लोग हैं। इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, दोस्तों के पास कमेंट करें। जो भी डाउट रह गया हो किसी अन्य सब्जेक्ट का चाहते हैं वह भी कमेंट करके हमें बताएं। आपकी यूनिवर्सिटी में कब से एग्ज़ाम स्टार्ट है वह भी हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहें। धन्यवाद।